हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल लिटरेरी कॉर्नर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जीआईसी लेक्चरर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में, जिसमें मैंने कुछ राइटर्स ही कवर किए हैं, बाकी के राइटर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। हो सकता है जो है 1 आवर और 2 आवर्स के बाद आपको वो सेकंड वीडियो भी मिल जाए, जिसमें बाकी के जो राइटर्स बचे हुए हैं उनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हम कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन और पोप, इन सभी राइटर्स के बारे में। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चंस हैं ये ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं है, मैंने PYQs कलेक्ट किए हैं जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं जीआईसी के। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सेक्शन 1 MCQ प्रैक्टिस जेफरी चौसर के बारे में। मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन कैंटरबरी टेल्स देयर आर, इन कैंटरबरी टेल्स में जो है कितनी टेल्स हैं? ऑप्शन ए 24 फिनिश टेल्स हैं, ऑप्शन बी 21 फिनिश्ड हैं एंड 3 अनफिनिश्ड टेल्स हैं, ऑप्शन सी 120 टेल्स हैं और ऑप्शन डी 29 टेल्स हैं। आप लोग अपने जो आंसर्स हैं ना वो कहीं पर नोट करते रहिएगा, और बाद में वीडियो के एंड में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 21 फिनिश टेल्स हैं एंड 3 अनफिनिश टेल्स हैं। तो चौसर जो है उन्होंने प्लान किया था टोटल 120 टेल्स के बारे में, पर उनकी जो लाइफ टाइम था ना, जो जो वो लिख रहे थे, वो अपनी लाइफ जर्नी में इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो सिर्फ जो है 24 फुल्ली टेल्स हो पाई थी, जिसमें 3 जो थी अनफिनिश रह गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, 21 फिनिश थी एंड 3 अनफिनिश थी। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि 24 फिनिश टेल्स थी। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। एक्चुअली 21 फिनिश थी एंड 3 अनफिनिश थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द रोमाउंट ऑफ द रोज, द बुक ऑफ द डचेस एंड ABC एंड द कंप्लेंट ऑफ मार्स बिलोंग्स टू, ये जो वर्क्स है ना ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रेंच पीरियड, बी इटालियन पीरियड, सी इंग्लिश पीरियड और डी नन ऑफ देम। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो चौसर है ना, उन्होंने अपने टाइम मतलब अपनी एरा में 3 डिफरेंट पीरियड्स को जो है एक्सपीरियंस किया है, जिसमें फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड आता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो चलिए हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्रेंच पीरियड। तो याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ द रोज, द बुक ऑफ द डचेस एंड ABC एंड द कंप्लेंट ऑफ मार्स, ये सारे वर्क्स जो हैं चौसर के फ्रेंच पीरियड से बिलोंग करते हैं। चौसर्स की लिटरेरी लाइफ जो है डिवाइडेड है 3 पीरियड में। एज आई सेड, फ्रेंच पीरियड जो था ना वो 1359 टू 1372 तक का रहा है। ये आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, जिसे अर्लीस्ट फेज कहा जाता है, सबसे पहला फेज यही था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम चौसर वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच लिटरेचर्स। जो इस टाइम पे चौसर थे ना, वो कुछ फ्रेंच राइटर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे लिटरेचर में, और कुछ पोइट्स थे जैसे कि गुलियामा डी लॉरेस एंड जीन डी म्यून। ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनसे चौसर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने इनसे इंस्पायर होके अपना ये कुछ फ्रेंच वर्क लिखे थे। वर्क लाइक द बुक ऑफ द डचेस जो है वो एक एक्चुअली एक इलेजी है जो कि लिखी गई है ऑन द डेथ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्स वाइफ। जॉन ऑफ गॉन्स वाइफ इनके वन ऑफ पेट्रन थे, इनके फ्रेंड भी थे। बाद में लेटर में जाके जो है ये जो इनकी वाइफ की जब डेथ हो गई थी, तो चौसर की जो सिस्टर इन लॉ थी उनके साथ इनकी शादी करवा दी गई थी। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडे, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन बिलोंग्स टू विच पीरियड। अगेन ये पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ए फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड, सी इंग्लिश पीरियड एंड डी रोमन पीरियड। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, ऑप्शन बी इटालियन पीरियड। तो जो पहले के मैंने कुछ वर्क बताए थे, द बुक ऑफ द डचेस, ABC एंड ऑल, वो सारे फ्रेंच पीरियड से बिलोंग करते थे सारे वर्क्स। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा, द हाउस ऑफ फेम एंड द लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन जो है वो इटालियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कब से कब तक रहा था इटालियन पीरियड? 1372 टू 1386, ये इनका सेकेंड फेज था।
एक्चुअली कुछ टाइम के लिए इटली विज़िट करने गए थे। जिस कोर्ट में ये वर्क करते थे उसमें इनका बाहर का टूर बहुत ज़्यादा रहता था। तो जब एक बार ये इटली विज़िट करने गए थे तो वहाँ ये उनसे उनसे मिले थे, दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे उनसे। उनके ग्रेट वर्क जो थे, बोकाशियो का एक वर्क था फिलोस्ट्रेट, और डिवाइन कॉमेडी दाते की जो थी, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने कुछ वर्क लिखे हैं। देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि दाते की, बोकाशियो की जो है फिलोस्ट्रेट वर्क से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने जो है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा लिखा है, और दाते की डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने द हाउस ऑफ फेम जो है वर्क लिखा है। तो याद रखिएगा, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन जो है इनका इटालियन पीरियड से बिलोंग करने वाले वर्क हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एंड द लास्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स वर टोल्ड बाय। सबसे पहली और सबसे लास्ट टेल जो है वो किसने बोली है? मतलब पहली टेल सुनाने वाला पर्सन कौन है और लास्ट टेल सुनाने वाला पर्सन कौन है? ऑप्शन ए नाइट एंड पार्सन, ऑप्शन बी नाइट एंड पार्डनर, ऑप्शन सी पार्सन एंड द नाइट, ऑप्शन डी चॉसर एंड मिलर। तो आपको अपना करेक्ट आंसर जो है कमेंट में लिखना है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द आंसर इज ऑप्शन ए नाइट एंड पार्सन। ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि जो कैंटरबरी टेल्स है ना, उसकी बिगिनिंग टेल कौन सुनाता है? नाइट। पर होपफुली आपको याद नहीं होगा कि लास्ट टेल कौन सुनाता है, तो पार्सन। ठीक है, कैंटरबरी टेल्स जो है जिसमें नाइट वेरी फर्स्ट टेल सुनाता है, कौन है वो? अ नोबल रोमांस। मतलब कौन सी टेल सुनाता है? वो एक नोबल रोमांस के बारे में बताता है, अबाउट पालामन एंड अरसाइड। पार्सन जो है वो लास्ट टेल सुनाता है, विच इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग प्रोज सरमन ऑन पेनिटेंस। बता दूं मैं आपको कि कैंटरबरी टेल में सिर्फ 2 ही प्रोज वर्क रहे हैं, मतलब 2 टेल्स जो हैं वो प्रोज में रही हैं, जिसमें एक टेल पार्सन की थी और एक खुद चौसर की थी। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज डेलिबरेट, इट बिगिंस विद शिवैलरी एंड एंड्स विद स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। इसका जो स्ट्रक्चर है ना कैंटरबरी टेल का, वो एक्चुअली स्टार्ट होता है शिवैलरी, मतलब जो आर्मी पीपल होते हैं, नाइट्स होते हैं, और जो एंड होता है वो स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन कैंटरबरी टेल्स व्हाट वाज द नेम ऑफ द होस्ट? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये आपको पता होगा। होस्ट का नाम क्या था? जो टाबार्ड इन होस्ट, जो इन था ना, उसका होस्ट कौन था? तो हैरी बेली, चॉसर, वाइफ ऑफ बेथ, पार्सन। तो आपको अपना आंसर कमेंट में लिखना है। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हैरी बेली। ठीक है, हैरी बेली जो था उसको हम लोग बेली भी स्पेल करते हैं। ठीक है, हैरी बेली और बेली, ठीक है, दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट है। इज़ अ जोवियल इन कीपर, ये टबार्ड इनका इन कीपर था, जो कि साउथ वर्क में है। ठीक है, और ही जॉइंस द पिलग्रिम ऑन देयर जर्नी। उसने भी जो है जितने भी पिलग्रिम्स थे उनकी जर्नी को ज्वाइन कर लिया था टू द कैंटरबरी एंड एक्ट एज अ गाइड एंड जज। और उसने एक गाइड और जज के मतलब जो है रूप में काम किया था। ही प्रपोज, आई थिंक मैं आपको बता दूँ, यही वो पर्सन है जिसने जो स्टोरीज और जो टेल्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। इसने ही बोला था बाकी सभी पिलग्रिम्स को कि जो भी जो है सबसे अच्छी टेल्स, 2 टेल्स ज़्यादा टाइम और 2 टेल्स आधा टाइम, सबसे अच्छी टेल्स जो भी सुनाएगा उसको ये जो है बहुत अच्छा डिनर करवाएगा। तो ईच पिलग्रिम टेल्स 2 स्टोरीज गोइंग एंड 2 कमिंग बैक एंड द विनर गेट्स अ फ्री मील। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ 4 चीफ डायलेक्ट्स in pre-Chaucerian period, the one that becomes standard English in Chaucer's time is। इन 4 चीफ डायलेक्ट्स इन प्री चौसरियन पीरियड में कौन सा जो है इंग्लिश का स्टैंडर्ड इंग्लिश का जो है चौसस का टाइम रहा है? मतलब नॉर्दर्न में, ईस्ट मिडलैंड में, वेस्ट मिडलैंड में, या सदर्न में? ठीक है, तो देखते हैं आंसर इसका। इसका आंसर है बी, ईस्ट मिडलैंड में। ठीक है, तो बिफोर चौसर इंग्लिश हैड 4 मेन डायलेक्ट्स। चौसर से पहले 4 मेन डायलेक्ट्स रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, नॉर्दर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड सदर्न। तो द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है वो लंदन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में बोला जाता था, और वही डायलेक्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड डायलेक्ट बन गया और सेंट्रल लोकेशन डायलेक्ट बन गया। पॉलिटिकली उसे इम्पोर्टेंस मिली। चौसर ने भी जो है इसी डायलेक्ट का यूज़ करके जो है अपने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, और शायद इसी वजह से
चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला गया है, ठीक है। और चौसर के वर्क्स ने इस डायलॉग को और शेप दिया है स्टैंडर्ड इंग्लिश बनने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द पोएट बॉर्न इन द राइन ऑफ एडवर्ड थर्ड who lived through Richard II and died in the reign of Henry IV. Who is he? तो हमें बताना है ऐसा कौन सा पोएट है जो जिसका जन्म जो है हुआ है किसकी एरा में, एडवर्ड थर्ड की एरा में, जिसने अपनी लाइफ जो है अच्छे से जी है रिचर्ड सेकंड के एरा में, और जिसने राइन मतलब हेनरी फोर्थ के टाइम पे भी जो है वो उसकी डेथ हुई है। कौन है सर? ऑफ कोर्स आई थिंक इसका आंसर मुझे ऑप्शन बताने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता होगा। दिस इज़ नन अदर देन चौसर, ठीक है। देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जेफरी चौसर का जो टाइम पीरियड रहा है ना, वो रहा है 1343 से 1400 तक। वैसे 43 इनका एक करेक्ट टाइम नहीं है। बोला जाता है कि इनके जन्म को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो बहुत क्लियर ईयर नहीं है ये, बट 1400 उनकी डेथ ईयर कन्फर्म्ड है। तो ये जो थे इनका इनका जन्म हुआ था ड्यूरिंग द राइन ऑफ एडवर्ड थ्री, और इन्होंने सर्व किया अंडर द रिचर्ड सेकेंड, और इनकी डेथ हुई अर्ली इन द राइन ऑफ हेनरी फोर। एंड ही विटनेस मेजर इवेंट्स लाइक ब्लैक डेथ, यानी कि इनके टाइम पर ही इन्होंने क्या क्या देख लिया, ब्लैक डेथ, 100 years वॉर, हिज लाइफ लॉन्ग लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स इनरिच द रियलिस्टिक डाइवर्स वर्ल्ड डिपिक्टेड इन द कैंटरबरी टेल्स। इनकी कैंटरबरी टेल्स में आप इनके एक्सपीरियंसेस देखेंगे भी, इनके लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस जिसमें रियलिस्टिक डाइवर्स और डिपिक्ट किया है इन्होंने हर चीज़ को। और बता दूं मैं आपको, इनके ही टाइम में जो है वो पीजेंट वॉर भी हुआ था, ठीक है। तो आप इसका एक बार ही ना जो सीक्वेंस है वो भी याद कर लीजिएगा आप लोग। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ, 3 किंग्स जो थे, ये ही वॉज द ओनली वन, चौसर वॉज द ओनली वन जिन्होंने इन तीनों डिफरेंट जो किंगशिप है इनके उनको देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चौसर बियर क्लोज रिजेम्बलेंस टू दांते's डिवाइन कॉमेडी? इनमें से कौन सा वर्क जो है वो, मतलब कौन सा चौसर का वर्क जो है दांते की डिवाइन कॉमेडी से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है? ऑप्शन ए द रिमाउंट ऑफ द रोज, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ऑप्शन सी द हाउस ऑफ द फेम, डी ट्रोइलस एंड क्रेसिडे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द हाउस ऑफ फेम। ये मैंने पहले भी बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। द हाउस ऑफ द फेम जो है वो एक इटालियन वर्क है जो कि दांते की डिवाइन कॉमेडी से इंस्पायर होके चौसर ने लिखा है, ठीक है। इन दोनों की दोनों के जो वर्क है ना उसमें सिमिलैरिटी क्या है कि इन्होंने रियलिज्म सिंबॉलिक का यूज़ किया है, जैसे कि चौसर ने यूज़ किया है ईगल, दांते ने यूज़ किया है वर्जिल। चौसर ने जो है चौसर का जो ईगल एक सिंबल है वो एक्चुअली कैरी करते हैं हाउस ऑफ फेम तक, जबकि दाते जो है वो ईगल की जर्नी दिखाते हैं फ्रॉम हेल, परगेटरी एंड द हेवन, ठीक है। ये आप आगे इसके बारे में और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर मुझे लगता है बहुत टाइम नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आपको साथ साथ दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चौसर कंटेन पैसेज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दाते? ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें चौसर ने एक पैसेज जो है डायरेक्टली दाते के किसी वर्क से लिया है? द हाउस ऑफ द फेम, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द कैंटरबरी टेल्स, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। द पार्लियामेंट फॉल्स जो है इज़ अ ड्रीम विजन पोएम, एक ड्रीम विजन पोएम है। दिस इज़ रिटन फॉर सेंट वैलेंटाइंस डे के लिए लिखा गया था ये। इट्स ओपनिंग सेक्शन कंटेन अ पैसेज, एक इसका जो ओपनिंग सेक्शन है ना उसमें एक पैसेज दिया हुआ है जो कि डायरेक्टली अडाप्ट किया है दाते के इन्फर्नो से, स्पेशली द फेमस इंस्क्रिप्शन ओवर द गेट ऑफ हेल। जो फेमस इंस्क्रिप्शन है गेट ऑफ हेल इज़ रीयूज बाय चौसर, चौसर ने उसको रीयूज़ किया है एज द इंस्क्रिप्शन ओवर अ गार्डन गेट बट विद द ऑप्टिमिस्टिक ट्विस्ट। जबकि जो इन्होंने इंस्क्रिप्शन उठाया है बट इट इज़ इन ऑप्टिमिस्टिक ट्विस्ट के साथ जो है इन्होंने इसको कैरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। द वेरी आइडिया ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज बिलीव टू हैव बीन टेकन फ्रॉम बोकाशियो। जो ये कैंटरबरी टेल का जो आइडिया है ना, ये माना जाता है कि बोकाशियो के किसी वर्क से लिया है। कौन सा वर्क है?
ऑप्शन ए डिकामेरन, बी फिलस्ट्रेटो, सी कन्फ्यूशियो एमेंटिस एंड पॉलीक्रॉनिकन। किस वर्क से जो है बोकाशियो के कौन से वर्क से कैंटरबरी टेल्स जो है इंस्पायर्ड है? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए डिकामेरन। ठीक है, बोकाशियो के डिकामेरन जो कि 1353 में आया था उससे इंस्पायर होकर लिखा गया है, जो कि खुद एक कलेक्शन है 100 शॉर्ट स्टोरीज़ का। एंड दीज शॉर्ट स्टोरीज एक्चुअली टोल्ड बाय 10 यंग पीपल। 10 यंग लोगों के थ्रू ये स्टोरीज जो हैं बोली गई हैं। दोज हु वर शेल्टरिंग फ्रॉम ब्लैक प्लेग, जो ब्लैक प्लेग की वजह से जो है कहीं पे शेल्टर लेके बैठे हैं। चौसर इज बिलीव टू हैव बोरोड द फ्रेम स्टोरी आइडिया। बोला जाता है कि चौसर ने जो है बोकाशियो के डिकामेरन से ये फ्रेम स्टोरी जो है ये आइडिया कैरी किया है, कि मतलब ग्रुप ऑफ पीपल टेलिंग द स्टोरी टू ईच अदर, ये वाला आइडिया। एंड अप्लाइड इट टू अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू कैंटरबरी, और इसे इन्होंने अपने कैंटरबरी में अप्लाई किया है जहाँ पे पिलग्रिम्स जो हैं जो स्टोरी सुनाने वाले हैं। हाउएवर चॉसर्स कैरेक्टर्स आर फार मोर विविड एंड सोशली डाइवर्स। अगर कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है ये, क्योंकि जो चॉसर के कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत ही विविड हैं और सोशली डाइवर्स हैं। मतलब चौसर ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया है। जो प्रीफेस है ना उसका आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चौसर यूज द राइम रॉयल स्टैंजा फॉर द फर्स्ट टाइम इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको बताना है कि जो चौसर हैं वही उनको ही माना जाता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम राइम रॉयल का यूज़ किया था। और किस वर्क में यूज़ किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए द प्रोलॉग, ऑप्शन बी द कैंटरबरी टेल्स, ऑप्शन सी द बुक ऑफ द डचेस, ऑप्शन डी ट्रोइलस एंड क्रेसिडे। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी ट्रोइलस एंड क्रेसिडे। राइम रॉयल जो होता है ना वो एक्चुअली 7 लाइन का स्टांजा होता है। किसी भी पोएम में, पोइट्री में अगर आप 7 लाइन्स को एक साथ यूज़ कर रहे हैं विद आयम्बिक पेंटामीटर तो उसको हम राइम रॉयल कहते हैं। और उसका जो राइमिंग स्कीम रहता है ना वो रहता है ABA BB CC। ठीक है, ये उसका राइमिंग स्कीम रहता है। चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था ये 7 लाइन स्टांजा इंग्लिश पोइट्री में इन हिज वर्क ट्रोइलस एंड क्रेसिडे, जो कि क्या है, एक ग्रेट ट्रैजिक लव स्टोरी है जो कि सेट की गई थी ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर, आपने पढ़ी होगी। इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट prestigious words from in English literature and was later used by Shakespeare in his poem। ये जो है ना वर्ड्स का बहुत ही प्रेस्टिजियस पार्ट होता है और बाद में शेक्सपियर ने भी इसे अपनी एक पोएम द रेप ऑफ द लुकरी में यूज़ किया है। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इन कैंटरबरी टेल्स व्हाट वाज द नेम ऑफ द इन वेयर द पिलग्रिम्स मीट। तो ये तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन होगा, मैं पहले भी क्वेश्चंस में आपको बता चुकी हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टबार्डिन। मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ आपको बिकॉज इट्स एन ईजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी टबार्ड। टबार्डिन साउथ वर्क लंदन में है। ये भी याद कर लीजिएगा बिकॉज नो वंडर के जो है बोर्ड आपसे, आयोग आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ ले। तो टबार्डिन कहाँ है? साउथ वर्क लंदन में है। इज़ वेयर द पिलग्रिम्स गैदर बिफोर बिगिनिंग द जर्नी टू द श्राइन। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि ये जो जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं? तो वो जा रहे हैं सेंट थॉमस बैकेट्स कैंटरबरी। थॉमस बैकेट कैंटरबरी की मतलब जो है वो श्राइन पे जा रहे हैं। अ टबार्ड इज अ टाइप ऑफ स्लीवलेस कोट। टबार्ड को जो है एक स्लीवलेस कोट को भी टबार्ड बोला जाता है। द इन वॉज नेम्ड आफ्टर इट, और इन जो है उसका नाम इसी के ऊपर आई थिंक पड़ा है। हैरी बेली द होस्ट रन्स दिस इन। इस इन को चला कौन रहा है? हैरी बेली चला रहा है। एंड प्रपोजेज द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट टू मेक द जर्नी इंजॉयबल। और ये होस्ट जो है पिलग्रिम्स को प्रपोज करता है, यानी कि उनके सामने ये प्रपोजल रखता है जस्ट टू मेक दिस जर्नी इंजॉयबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अर्नॉल्ड क्रिटिसाइजेज चौसर फॉर लैकिंग इन। अब अच्छा, अर्नॉल्ड ने कहीं पे क्रिटिसाइज किया है, क्या क्रिटिसाइज किया है? दैट ही इज लैकिंग समवेयर। इन वे, इन रियलिज्म, इन हाई सीरियसनेस, इन द लिरिक क्वालिटी और इन वर्सिमिलिट्यूड। कहाँ पर इन्हें जो है इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है? तो आपको अपना ऑप्शन कमेंट में ज़रूर से लिखना है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। अगर मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप कहीं पर नोट डाउन कर रहे हैं दैट इज़ मच बेटर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपना लास्ट स्कोर मुझे कमेंट में बताएं।
तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हाई सीरियसनेस, दैट चौसर इज़ लैकिंग इन हाई सीरियसनेस। मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना है, जो कि विक्टोरियन क्रिटिक थे, विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे, वैसे तो उन्होंने चौसर की तारीफ़ की है। ही प्रेज चौसर्स क्लैरिटी एंड गिफ्ट फॉर स्टोरी टेलिंग, के वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं और उनकी जो क्लैरिटी है वो अनरिमार्केबल है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है, कहीं पे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है, दैट ही इज़ लैकिंग इन हाई सीरियसनेस। दैट मीन्स द प्रोफाउंड मॉरल एंड स्पिरिचुअल वेट फाउंड इन होमर, कि जो चीज़ें होमर, दांते, शेक्सपियर के वर्क में जो सीरियसनेस मिलती है वो चौसर के वर्क में नहीं है। एर्नोल्ड को लगता है कि चौसर वॉज मोर ग्रेट एंटरटेनर देन अ ट्रूली ग्रेट पोएट इन डीपेस्ट सेंस। तो एर्नोल्ड का कहना है कि एक ग्रेट पोएट की सेंस से ज़्यादा वो एक बहुत ही ग्रेट एंटरटेनर हैं। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी स्टोरीज डिपिक्ट की हैं और मतलब जो ऑडियंस है उसे एंटरटेन किया है। दिस क्रिटिसिज्म इज डिबेटेड बट इट रिमेन्स अ फेमस रिमार्क इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें बहुत सारी डिबेट्स हुई लेकिन ये ऐसा ही जो है रिमार्क बन के रह गया। तो याद रखिएगा कि जो अर्नोल्ड हैं उन्होंने चौसर को क्या कहा है, ही इज़ लैकिंग इन हाई सीरियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन कैंटरबरी टेल्स चौसर्स ओन टेल ऑफ मेलिबी इज इन। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राइम, ऑप्शन बी हीरोइक कपलेट, ऑप्शन सी प्रोज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए ये बोथ ए एंड बी देख कर ना आप तुरंत क्वेश्चन आंसर पे टिक मत कर दीजिएगा, बहुत रिस्की होता है। जो है ये बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चलिए देख लेते हैं, आंसर है ऑप्शन सी प्रोज। ठीक है, देखा मैंने कहा था आपसे कि ऑप्शन ए भी देख कर आप जल्दी से टिक मत कर दीजिएगा। तो इसका आंसर है कि जो टेल ऑफ मेलिबी है ना वो प्रोज में लिखी गई है। मतलब जो चौसर, अच्छा इसके पीछे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है ना उनकी सारी स्टोरीज वर्स फॉर्म में लिखी गई हैं, मतलब पोइट्री स्टाइल में लिखी गई हैं। मोस्टली राइमिंग कपलेट्स और आयम्बिंग पेंटामीटर का यूज़ हुआ है। लेकिन इसमें दो स्पेशल एक्सेप्शंस हैं जो प्रोज में लिखी गई हैं, जो है टेल ऑफ मेलिबी, द पार्सन्स टेल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि चौसर ने मेलिबी को प्रोज में ही क्यों लिखा। तो स्टोरी में चौसर खुद एक पिलग्रिम का रोल प्ले कर रहे हैं। जब उसकी टर्न आती है स्टोरी सुनाने की, तो वो पहले सर थॉपस नाम की एक फ़नी और एग्जीक्यूटेड पोएम सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन होस्ट उसको रोक देता है क्योंकि वो स्टोरी बोरिंग और रेडिकुलस हो जाती है। तो उसके बाद चौसर एक सीरियस स्टोरी प्रेजेंट करता है, दैट इज़ द टेल ऑफ मेलिबी, जो कि प्रोज में है। अब चौसर ने ऐसा क्यों किया, इस टेल को उन्होंने प्रोज में ही क्यों रखा। स्टोरी का एक्चुअली एक मेन थीम था, मैं आपको थीम शेयर कर देती हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, तो ध्यान से सुन लीजिए। इसमें एक रिच मैन होता है मेलिबी, जिसकी फैमिली मेम्बर को एनिमीज हार्म करते हैं। उसकी वाइफ, मेलिबी की जो वाइफ होती है प्रूडेंस, वो उसको एडवाइस करती है कि रिवेंज लेने की बजाय वो विजडम, पेशेंस और फॉरगिवनेस को जो है शो करे, उसको दिखाए। तो ये एक्चुअली एक मॉरल लेसन देती है, यानी कि मेलिबी की जो स्टोरी है वो मॉरल लेसन देती है, जिसमें विजडम, पेशेंस, जस्टिस, फॉरगिवनेस की बात चौसर ने की है थ्रू मेलिबी। क्योंकि ये एक मॉरल और फिलोसफिकल डिस्कशन जैसी स्टोरी है, इसीलिए चौसर ने इसको प्रोज फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और इसीलिए इस स्टोरी को कुछ लिटरेरी इंपॉर्टेंस भी मिली है। मतलब ये चौसर की राइटिंग एबिलिटी को भी दिखाती है कि वो सिर्फ पोइट्री नहीं बल्कि प्रोज भी लिख सकते हैं। और सर थॉमस की फनी स्टोरी से लेकर मेलिबी की सीरियस प्रोज स्टोरी का कॉन्ट्रास्ट जो ब्यूटीफुली चौसर ने, और या कह सकते हैं इंटेंशनली क्रिएट किया है, वो उनकी एबिलिटी को और हाईलाइट करती है। तो याद रखिएगा, द टेल ऑफ मेलिबी प्रोज में लिखी गई है। कैंटरबरी टेल की मोस्टली स्टोरीज जो है वर्स में लिखी गई, और लास्ट स्टोरी बस मैंने बताया था पार्सन की, वो भी प्रोज में है। तो दो स्टोरीज प्रोज में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमारा जो है चौसर के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं हमारे। तो आई होप आपको चौसर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 14 आपका कितना स्कोर रहा है। बाकी जो नेक्स्ट राइटर है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।